हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसके कितने भाग होते हैं। लेकिन इतना जानना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप ये सोचने लगो कि हमें इतने से ही टेंस आने लग जाएंगे, लेकिन नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। टेंस सीखने के लिए हमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो मैं आपको बारी बारी से अपने चैनल पर बताता रहूँगा। तो जल्दी से कर लीजिए इसको सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, बेल बजा देना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों केस के बारे में, केस चार्ट। जी हाँ दोस्तों, केस चार्ट वैसे तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन पूरे सेंटेंसेस में टेंस के दौरान अपना एक बहुत महत्व रखती है। देखते हैं, समझते हैं केस है क्या। केस का मतलब होता है कारक। कारक वह चीज होती है जो किसी सेंटेंस में या टेंस में किसी कर्ता या कर्म या संबंध की, यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की वास्तविक स्थिति को डिसाइड करती है कि जिस नाउन या प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं वो नाउन या प्रोनाउन कौन से स्थान पर है। कर्ता के स्थान पर है, कर्म के स्थान पर है या संबंध के स्थान पर, यानी नॉमिनेटिव के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में है या पजेसिव के रूप में। तो इन्हीं चीजों को हम कहते हैं केस। तो आज हम इन्हीं केस के बारे में बात करेंगे। पहला केस है हमारा नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पजेसिव केस। इनके सारे तीनों के नाम हिंदी में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर। अब इंग्लिश ग्रामर में तीन केस होते हैं, इनको हम पर्सन के हिसाब से तीन पर्सन में डिवाइड करते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी, सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं ही, शी, इट, दे। अब यहां पर हम दोस्तों एक चीज और ले सकते हैं, सिंगुलर नेम, यानी किसी भी एक पर्सन का नाम, जैसे कि राम, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस चीज को भी हम काय में डालेंगे, नॉमिनेटिव केस में, लेकिन आएगा वो थर्ड पर्सन में। किसी भी लड़की का नाम भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन सी नाउन या प्रोनाउन प्रयोग की जाएंगी। क्योंकि वैसे तो ये प्रोनाउन का चार्ट होता है, प्रोनाउन को अलग अलग तरीके से किस तरह से प्रयोग करते हैं वो बताऊंगा आपको। तो पहला जो नॉमिनेटिव केस है वो है हमारा आई। आई का हिंदी में आपने अर्थ देख लिया, लिखा है यहाँ पर मैं और मैंने। वी का मतलब होता है, दूसरा है वी का मतलब होता है हम और हमने। तीसरा है हमारा सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू। तो यू का मतलब होता है तुम, तुमने, आप या आपने। जैसे हम सेंटेंस कह रहे हैं कि तुम खाना खा रहे हो, तो हम यूज करेंगे तुम, तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाएगा यू। लेकिन हमने कहा कि तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया, तब भी वहां पर तुमने के लिए हम यूज करेंगे यू। और या हम ऐसे बोलते हैं कि आपने अपना गृह कार्य नहीं किया, तो आपने के लिए भी हमें वहां पर यूज करना होगा यू। अब आते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। पहला है इसमें ही। तो ही का मतलब होता है वह, उसने। यह प्रयोग होता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए। शी का मतलब होता भी होता है उसने, वह या उसने, लेकिन ये फेमिनाइन जेंडर की, यानी अगर लड़की की बात की जाए, जैसे राम खाना खा रहा है तो सॉरी वह खाना खा रहा है, तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे ही, क्योंकि वो लड़के के बारे में बात हो रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम अगर सेंटेंस बोलते हैं कि वह खाना खा रही है, तो वह खा रही है माने लड़की की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या का प्रयोग होगा, शी का प्रयोग होगा, क्योंकि ये फेमिनाइन जेंडर है। तीसरा है थर्ड पर्सन के अंतर्गत इट। ये निर्जीव के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रयोग होता है। और चौथा और आखिरी है थर्ड पर्सन के अंदर दे। इसका मतलब होता है वे या उन्होंने। जैसे उन्होंने अपना कार्य कर लिया, तो उन्होंने के लिए हम प्रयोग करेंगे दे। तो ये थे हमारे सारे नॉमिनेटिव केस। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। मी का मतलब होता है मुझे या मुझको। अब इनको प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मान के चलिए मैंने सेंटेंस बोला कि मैं या वह मुझे नहीं जानता है, तो वह नहीं जानता, वह कौन हो गया, लड़का हो गया, मैस्कुलिन हो, तो वह के लिए प्रयोग करेंगे हम ही। लेकिन मुझे नहीं जानता है तो हम प्रयोग करेंगे मी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। ऐसे अगर मान के चलिए मैंने सेंटेंस बोला कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं, तो हम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वी, और तुम्हें के लिए हम प्रयोग करेंगे यू। इसी तरह से जो तीसरा है उसका भी अर्थ मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया है। चौथा है थर्ड पर्सन के अंतर्गत हिम। इसका अर्थ होता है उसे, उसको। हर का मतलब भी होता है उसे, उसको, लेकिन ये फेमिनिन के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह से इट और देम का प्रयोग भी होता है। जैसे हम एक सेंटेंस और बोले, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, तो मैंने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, आई, और उन्हें या उनको नहीं बुलाया, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, देम। तो दोस्तों इस तरह से इस केस चार्ट का हम अपने सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, जो आपको टेंस में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। इसके बिना आपके टेंस अधूरे ही माने जाएंगे, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी जानकारी हो।
ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, पॉजिटिव केस की तरफ। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब किसी कर्ता का किसी दूसरे नाउन से, प्रोनाउन से संबंध बताया जाए, तब वहां पर हम प्रयोग करते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है? संबंध कारक, यानी संबंध बताना। तो इसके अंतर्गत हमने लिखा है माई, दूसरा है अवर, तीसरा है योर, चौथा हिज, पांचवा हर, छठवा इट्स और आखिरी और सातवां है देयर। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं, आपको मैंने इन दोनों के प्रयोग बता दिए। अब मैं आपको इसका प्रयोग बताता हूँ किस तरह से हम इनके प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपना कार्य कर रहा हूं या मैं अपना खाना खा रहा हूं, तो मैं के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? आई। अपना खाना खा रहा हूं यानी मैं अपना ही खाना खा रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं अपना खा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? माई। हम यूं भी कह सकते हैं कि मैं मेरा काम कर रहा हूं, तो मेरा या अपना, यानी मैं खुद की बात कर रहा हूं, तो वहां पे क्या प्रयोग करेंगे? माई। इसी तरह से मैं ये सेंटेंस बोलूं कि हम आज अपने गांव जा रहे हैं, तो हम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? वी। और अपने गांव, हम अपने गांव जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? अवर। यानी यहाँ पर इसकी जो मात्रा है वो चेंज हो जाएगी। जैसे हमने बोला हम अपना हमारा काम कर रहे हैं, तब भी हम ये या हमारा, हमारी या हमारी कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो मैंने भी बोला हम हमारे गांव जा रहे हैं या अपने गांव जा रहे हैं, तो अपने एक ही मात्रा आ गई, तब भी हम क्या प्रयोग करेंगे? अवर। इसी तरह से जैसे हम ये बोलेंगे तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तो तुम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? यू। और अपने के लिए आप क्या प्रयोग करोगे? योर। क्योंकि यहाँ पर हम बात उसी व्यक्ति की कर रहे हैं जिससे उसका संबंध दर्शाया जा रहा है, तो हम उसी कर्ता का प्रयोग करेंगे और उसी संबंध कारक का प्रयोग करेंगे जिससे ये रिलेट करेगा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि सीधा यहां से और यहां तक का संबंध न बता करके हो सकता है कर्ता यहां हो और बात इसकी की जा रही, जैसे कि एग्जाम्पल से देख लें मैं तुम्हारा पेन नहीं चुराता हूं, तो मैं के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे? आई। ठीक है। मैं के लिए प्रयोग जो नॉमिनेटिव केस प्रयोग होगा वो क्या प्रयोग होगा? आई। लेकिन मैंने क्या कहा कि तुम्हारा पेन नहीं चुराता हूं, मैं अब किसी और की बात कर रहा हूं कि पेन का संबंध किससे बता रहा हूं? दूसरे से, तो वहां पर संबंध क्या हो गया? योर, यानी तुम्हारा पेन नहीं चुराता हूं। तो हम इस तरह से क्या प्रयोग करेंगे? मैं के लिए प्रयोग होगा आई और तुम्हारे के लिए क्या प्रयोग होगा? योर। तो इस तरह से आप दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कोई जरूरी बात नहीं है कि आप यहाँ आई का प्रयोग करें तो इसके साथ में माई का ही होगा। आई के साथ योर का भी हो सकता है, देयर का भी हो सकता है, माई का भी हो सकता है, अवर का भी हो सकता है ना। तो इस तरह से किसी भी तरह से इसका प्रयोग हो सकता है। तो ये था हमारा केस चार्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें जो बहुत जरूरी समझने वाली चीज है वो है दोस्तों आप लोगों को ये, यहां पर भी यू दिया हुआ है और यहां पर भी यू दिया हुआ है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस का यू है या ऑब्जेक्टिव केस का यू है? इस चीज को विशेष ध्यान से समझ लेना दोस्तों। बहुत अच्छे से मैं आपको इस चीज को समझा रहा हूं, आप कभी भी इस चीज को भूलेंगे नहीं और आसानी से पहचान जाएंगे कि ये क्या है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं यू आर गोइंग टू मार्केट, मैंने सेंटेंस लिखा, तो अब यहां पर जो यू है वो कहाँ है? मेन वर्ब या क्रिया से पहले है। तो जब ये क्रिया से पहले आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्रिया के बाद में आएगा तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज का दोस्तों कि अगर यू जो है वो क्रिया से पहले दिया है, हेल्पिंग वर्ब से पहले या मेन वर्ब से पहले दिया है तो वो सब्जेक्ट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद में दिया हुआ है तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इन दोनों में समानता थी, मैंने इसलिए आपको बताया। इसी तरह की एक समानता और है मित्रों, यहाँ पर हर यहाँ पर भी दिया हुआ है और हर यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर कैसे पहचाने हैं कि इस हर का मतलब ऑब्जेक्टिव केस है और इस हर का मतलब पॉजिटिव केस है? तो इसको भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। हर, यहाँ पे जो हर लिखा है वो ऑब्जेक्टिव केस में है और यहाँ पर जो हर लिखा हुआ वो है पॉजिटिव केस में है। अब हम इनको पहचानें कैसे, इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर मैं लिखता हूँ आई इन्वाइटेड हर, यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया। इस हर के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हर लिखा हुआ है वो है ऑब्जेक्टिव केस का। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ हो गया आई इन्वाइटेड हर, मैंने उसे आमंत्रित किया, यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई इन्वाइटेड हर मदर, मैंने उसकी माँ को इन्वाइट किया, यानी उसको इन्वाइट नहीं किया, उसकी माँ को, यानी यहाँ से उसका संबंध बताया जा रहा है किससे? उसकी माँ से। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव केस हो गया। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि जब हम स्वयं उसकी बात करेंगे तो वो हर होगा ऑब्जेक्ट केस वाला और हर से मदर या किसी संबंध का बोध होगा तो वो होगा पॉजिटिव केस वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। जल्दी हम टेंस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद थोड़ी सी कुछ और चीज़ें छोटी छोटी जिनको टेंस के लिए बहुत जरूरी है समझना। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इनको अच्छे से तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।